ब्रदर्स हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं दो घात समीकरण, जो कि क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग पहले बेसिक जान लेते हैं कि इस दो घात समीकरण कहते किसे हैं ना। देखिए द्वि घात लिखा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो होता है क्या है, दो। ठीक है, द्वि का मतलब दो और घात मतलब होता है पावर, यानी कि कह लो किसी भी चर के घात दो होना चाहिए। ठीक है, तो उसी का जो समीकरण है, समीकरण आपको पता ही होगा क्या होता है। चलिए, तो द्विघात समीकरण बेसिकली कहते किसे हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। इसको हम लोग कहते हैं दो घात समीकरण। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण, यानी जो चर की वैल्यू हो, जो चर हो उसमें कितना पावर, अब मैक्सिमम पावर, जो अधिकतम पावर रहता है वो दो होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं a b c, जहाँ a b तथा c वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, वास्तविक संख्याएं, यानी कि उनकी जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या, यानी a b c की जगह 1 2 3 4 √3 √5 कुछ भी, केवल वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप वास्तविक संख्या के बारे में पता ही होगा आप लोग को, जैसे हम लोग पिछले पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याएं, और सभी वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग पिछले सभी कक्षाओं में पढ़ रखा है। ठीक है, जैसे एक की जगह हो सकता है -√3 या फिर √3 या फिर -2, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस a के प्लेस पे क्या होना चाहिए, a के जगह पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। यदि a बराबर 0 हो भी गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही a के प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुरंत ये कहानी क्या हो जाएगी, पूरी 0। और जैसे ये 0 हुई, आपको पता चल जाएगा अब ये दो घात समीकरण रह ही नहीं गया, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, दो घात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो जब ये रह ही नहीं गया दो घात समीकरण, तो हम पढ़ेंगे फिर क्या। इस वजह से a इज़ नॉट इक्वल टू 0 हमेशा रहता है। ठीक है, इसका जो मूल रूप है, जो एक फंडामेंटल फार्मूला होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे x पावर 2 x और x पावर 0 यहाँ पे होता है, जो कि x पावर 0 का मान 1 हो जाता है, तो c में गुणा हो जाएगा तो वही खाली c रहता है। इसको हम लोग कह देते हैं अचर पद। कौन सा पद कहते हैं, बहुपद में आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। अब चूँकि बोर्ड के सिलेबस से बहुपद कट गया है, तो मुझे लगता नहीं पढ़ाए होंगे टीचर, लेकिन हम लोग देखते हैं सी क्या है, अचर बहुपद है। ठीक है, कभी भी मौका मिले तो बाद में पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो हालांकि हम चलते अपने मेन टॉपिक पे। चलिए, तो ये होता है अपना मूल फार्मूला। ठीक है, यहाँ मैं इसको ऐसे भी कर देता हूँ। अब चूँकि इक्वेशन है तो बराबर रहेगा ही, हो सबको ही पता होगा इतनी बातें। चलिए अब देखते हैं इसको क्या करना पड़ता है। हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, दो पार्ट में, मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ फिर लिखता हूँ वापस। तो ये बात सबको समझ में आई, यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। यदि डाउट हो तो आप कमेंट करके ये बात पूछ सकते हैं। चलिए, अब इसको देखते हुए हम लोग दो घात समीकरण को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हम लोग सीधे कह लेते हैं, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण। इस बात को हम लोग कह देते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, शुद्ध द्विघात समीकरण। देखिए शुद्ध क्या होता है, और एक होता है अशुद्ध कह लेते हैं, या फिर कह लेते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है, एक होता है भैया मिश्रित, ठीक है, मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए, हालांकि ये चीज़ किताबों में नहीं होता और ना ही पढ़ाया जाता है, और बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते रहे हैं ना। मिश्रित का अंग्रेजी होगा मिक्स्ड, है ना। चलिए, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इतना बहुत है। अंग्रेजी है कि नहीं, हम लोग को मेन टॉपिक पढ़ना कवर करना है मैथ, यानी दो घात समीकरण, तो उतना अंग्रेजी में उलझते नहीं हम लोग, है ना। तो देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण होता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, ax² प्लस ax² माइनस या प्लस c बराबर में 0। इसको हम लोग के इस रूप का जो भी होता है, जो भी द्विघात समीकरण इस रूप का है, देखिए तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, दो घात समीकरण, यानी अचर की घात 2, a b c होना चाहिए था, लेकिन b यहाँ नहीं है। इसका मतलब b इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0 रहा होगा।
तभी हम b की वैल्यू क्या रखें, 0 रखेंगे, तुरंत ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू पूरी गायब हो जाएगी, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, लेकिन यहाँ भी ध्यान देंगे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 यहाँ भी होना चाहिए। यदि आप a के प्लेस पे कभी भी 0 रख लेंगे तो फिर अगेन मैं कह रहा हूँ वही बात कि ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0, फिर हमको दो घात समीकरण नहीं मिलेगा और हम पढ़ वो रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मैथ के तरीके से। होता क्या है भाई, जैसे मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5 या माइनस 25, कुछ मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे रूप, या फिर मैं कह लेता हूँ कि 4x स्क्वायर माइनस 16 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, शुद्ध मतलब यही रहा कि अगर जो हम, चलिए इसकी वैल्यू को बार बार हम मान निकालना सिखाएंगे आपको, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। कुल 3 तरीके होते हैं, आगे हम देखते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ से मुझे लगता है शुद्ध द्विघात समीकरण आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया, बस 1 मिनट हुआ इसको बताते हुए, आप 1 मिनट पिछला वीडियो देखिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए, आप वापस देख लेंगे इसको। ठीक है, बार बार एक ही बात बताना तो अच्छी नहीं है। वैसे आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। अब सॉरी, मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित का मतलब भैया यही होता है। ठीक है, मिश्रित यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मुझे लगता है ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी वही बात मैं जो लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ से एक बात हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि अपना वही पार्ट सेम हो जाएगा, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देना, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फिर अगेन वही बात है कि जो 0 हो जाएगा तो फिर दो घात समीकरण बचेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, जो कि हमें शुद्ध रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले लिया कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, ऐसे बता सकते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, एक्स और माइनस एक्स माइनस 6। अब वापस देखते हैं, चलो माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ से इतनी बातें हम लोग को समझ में आ गई हैं। ठीक है, हम लोग लिखते हैं अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल जस्ट इसी तरह से। जैसे लिख लेता हूँ मैं 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वापस ध्यान दो, पहला एग्जांपल मैंने ये ले लिया, दूसरा एग्जांपल ये ले लिया, वापस देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो एग्जांपल हैं। अब आप लोग को एक बात नहीं समझ में आएगा, सर यहाँ पे a क्या है, आपने तो सब ये पूरा फंडामेंटल फार्मूला जो बताया उसमें सब जगह प्लस है, यहाँ पे माइनस कैसे आ जा रहा है ना। कोई बात नहीं, अगेन मैं बताता हूँ, ये बात प्लस ही है भैया। ठीक है, होता क्या है कि एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे रहा होगा प्लस -1x। ठीक है, और यहाँ पे रहा होगा प्लस -6। बात समझ में आएगी नहीं, यानी और यहाँ पे क्या रखा 1, यानी a की वैल्यू यहाँ पे 1 रही होगी। ठीक है, और b की वैल्यू यहाँ देखिए, जो मूल फार्मूले होते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1, b के प्लेस में यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, यहाँ पे x का गुणांक यानी चर की घात 1 का जो गुणांक है वो b है। यहाँ पे देखेंगे जो चर की घात का गुणांक है वो क्या है भैया, -1 है। ठीक है, यानी b के प्लेस पे क्या लिखा हो, देखिए ये b है और ये -1 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देखें कि जो अचर बहुपद अभी जैसे मैं बताया यहाँ पे अचर बहुपद यानी c की वैल्यू हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है -6। ठीक है, वही प्लस माइनस माइनस हो गया है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया। जब भी हम लोग a b c का मान निकालेंगे तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि a क्या हो जा रहा है, b क्या हो रहा है और c क्या हो रहा है। ठीक है, यानी हम लोग माइनस को भी देखते रहेंगे कि वो संख्याएँ क्या है, माइनस में या प्लस में। तो दो घात समीकरण माइनस में नहीं था, वो जो वहाँ पर लिखा गया था, मैं बताया था आपको कि ये जो a b c है वो रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या होंगी, तो वास्तविक संख्या -1 भी होती है, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में सारी बातें आ जाती हैं। चलिए, अब मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोग को।
चलिए, अब एक बात होती है कि यहाँ से हम सर पहचानेंगे कैसे कोई दो घात समीकरण है या नहीं है। पहले एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो एनसीईआरटी में पहली प्रश्नावली में हम लोग को पहचानने आता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है या नहीं है। ठीक है, ये आ सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न में। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ये उसमें रिटर्न में आएगा, लेकिन जो बहुविकल्पीय है भी इस क्वेश्चन अब की बार नए पाठ्यक्रम के अनुसार लिया गया है, उसमें बहुविकल्पीय में ये सब आ सकता है कि बताइए दो घात समीकरण है या नहीं है। इस वजह से हमारा जो पहला एक्सरसाइज है वो पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए